हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एंशियंट हिस्ट्री श्रृंखला के अंतर्गत हम मगध का उत्कर्ष पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने मगध के उत्कर्ष को लेकर के भौगोलिक कारणों पर चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मगध का उत्कर्ष। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पूर्व के लेक्चर में मगध के उत्कर्ष को लेकर के कई कारणों पर चर्चा की थी, जिनमें से एक कारण था भौगोलिक कारण, और मैंने भौगोलिक कारण पर विस्तार से बिंदुवार चर्चा की। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा विषय होगा सामाजिक कारण, यानी उदय का जो कारण है, सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं। सामाजिक कारण, ये सामाजिक कारण में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग गंगा के मैदान में आकर के बस गए और इन्होंने अपने पुराने कर्मकांडों को त्याग दिया, अर्थात इन लोगों ने अपने पुराने कर्मकांडों को छोड़ दिया, बल्कि इसके स्थान पर इन्होंने उपयोगितावादी धर्म और उपयोगितावादी व्यवस्था को अपनाया। अर्थात इन्होंने आरण्यक ग्रंथों की रचना की, उपनिषद लिखे और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे लोग थे जो प्रगतिशील थे, अर्थात प्रगतिशील समाज की रचना की, समाज का निर्माण किया। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा के मैदान में आकर बस गए। इन्होंने अपने पुराने कर्म कांडों को छोड़ दिया, बल्कि देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे वो गंगा के मैदान में आकर के बस गए। इन्होंने अपने पुराने कर्मकांडों को छोड़ दिया। इसके स्थान पर इन्होंने उपयोगितावादी धर्म और उपयोगितावादी व्यवस्था को अपनाया। इन्होंने उपनिषद लिखे, आरण्यक लिखे और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। अर्थात ये लोग प्रगतिशील थे और इस प्रकार इन्होंने एक प्रगतिशील समाज का निर्माण किया। ये लोग प्रगतिशील थे, अर्थात प्रगतिशील समाज का निर्माण किया। प्रगतिशील समाज का निर्माण किया। और आप जानते हैं, अगर ये प्रगतिशील समाज है तो ये किस पर विश्वास रखते थे, ये किस पर विश्वास करेंगे।
तो ये बुद्धि, तर्क और विज्ञान पर विश्वास रखते थे, विश्वास रखते थे। देखिए, हमने कहा कि भौगोलिक कारण के बाद हम आज चर्चा शुरू कर रहे हैं किसकी, तो हमने कहा सामाजिक कारण। मगध के उत्कर्ष में सामाजिक कारण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, जो आर्यंस थे, वो गंगा के मैदान में आकर के बस गए और इन्होंने अपने पुराने कर्मकांडों को छोड़ दिया, बल्कि इसके स्थान पर इन्होंने उपयोगितावादी धर्म और उपयोगितावादी व्यवस्था को अपनाया। उपयोगितावादी धर्म का मतलब उन्होंने धर्म के उस रूप को अपनाया, उस व्यवस्था को अपनाया जिसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, अर्थात समय के अनुसार इन्होंने अपने में चेंज लाए। ये लोग तो अपने में चेंज लेकर के आए और इन्होंने इसी काल में उपनिषद लिखे, आरण्यक ग्रंथ लिखे। उपनिषद, उपधनिश, उप माने होता समीप और निश माने होता बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद की मेन थीम है। और आरण्यक ऐसी रहस्यमय पुस्तकें होती हैं जो वनों में बैठ करके लिखी जाती थी, अर्थात जब जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान जो है इन्हीं पुस्तकों में रहस्य के रूप में दिया गया है। तो इन्होंने वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। अब जानते हैं कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि वेद जो है वो बड़ी ही कठिन संस्कृत भाषा में है, तो और आपको ये भी मालूम है कि संस्कृत जो है वो आम जनमानस की भाषा नहीं है। आम जनमानस की भाषा नहीं, आम जनमानस की समझ से परे है। इसलिए वेदों को सरलतम रूप देने के लिए वेदांगों की रचना की गई, ब्राह्मणों की रचना की गई। याद रखिएगा, यहाँ पर वेद के जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। मैं किसी ब्राह्मण जाति विशेष पर बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण पाए जाते हैं। ऐसे हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण है। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का है। जैसे गोपत ब्राह्मण है, वो किसका है, तो वो अथर्ववेद का है। ठीक है, और भी बहुत सारे ब्राह्मण है, जैसे पंचविश ब्राह्मण है, तांड ब्राह्मण है, ऐतरेय है, कौशितकी है, सांखायन है। यहाँ पर मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि वेदों को सरलतम रूप से, वेदों की समझ विकसित करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई, ताकि आम जनमानस इन्हें समझ सके, आसानी से समझ सके। और जब इन लोगों ने अपने धार्मिक कर्मकांड छोड़ दिए, यानी पुराने कर्मकांड छोड़ दिए और प्रगतिशील समाज की ये रचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रूढ़िवादी नहीं है, ये धार्मिक कट्टरता का जो है समर्थन नहीं करते, अर्थात धार्मिक रूप से ये कट्टर नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं, कंजर्वेटिव नहीं, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो ये धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है, ये अब रूढ़िवादी नहीं है, ये प्रगतिशील लोग हैं। और अगर ये प्रगतिशील समाज की रचना कर रहे हैं तो ये कैसे, किस पर विश्वास करेंगे, तो ये बुद्धि पर विश्वास कर रहे हैं, ये तर्क पर विश्वास कर रहे हैं और ये विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, तो और आप जानते हैं कि जो ये सामाजिक परिवर्तन है, अर्थात सामाजिक कारण जो है जिसकी वजह से मगध उभर के सामने आया, जो आर्थिक जो कारण होते हैं, आर्थिक कारण ही जो है सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। आप ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक संसाधन अच्छे होंगे, या आप ऐसे मानिए कि आप अगर अभी मान लो मंथली 10,000 रुपए या 5,000 रुपए कमा रहे हैं, अचानक आप कोई गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं और वही पेमेंट आपकी जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए हो जाती है, तो आपकी क्या होगी, जैसे ही आर्थिक आपका सुधरा तो वैसे ही आपके अंदर सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आपका उसी के अनुरूप रहन सहन बदल जाएगा, पहनावा ओढ़ावा बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, और ये आर्थिक विकास ही जो है आपका क्या करेगा, तो ये सामाजिक परिवर्तन को जन्म देगा। और सामाजिक परिवर्तन जन्म देता है किसको, सांस्कृतिक परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन और राजनीतिक स्तर में परिवर्तन को जन्म देता है। ये आपस में सबको रिलेटेड शब्द हैं।
आर्थिक विकास से जन्म हो रहा है सामाजिक विकास का, और सामाजिक विकास मतलब सामाजिक परिवर्तन का, और सामाजिक परिवर्तन से सांस्कृतिक परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, राजनीतिक स्तर में परिवर्तन, ये तमाम चीजों का हो रहा। तो मैं अभी मुद्दा सिर्फ हमारा है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में मैंने बोला कि इन लोगों ने पुराने कर्म कांडों को छोड़ दिया था। ठीक है, इसका मतलब है ये रूढ़िवादी नहीं रहे और ये धार्मिक रूप से कट्टर नहीं रहे, और इन्होंने समय के साथ अपने आप को बदल लिया। और अब ये विश्वास किस पे कर रहे हैं? तो बुद्धि पर विश्वास कर रहे हैं। किस पर विश्वास कर रहे हैं? तर्क पर विश्वास कर रहे हैं और विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आप सोचिए कि अगर समाज प्रगतिशील है तो वहां से वो प्रशासन में भी सहायक सिद्ध होगा, और योग्य प्रशासनिक अधिकारी भी प्रगतिशील समाज से ही निकल के आएंगे। तो यहां पर एक बिंदु बनता है कि यदि समाज प्रगतिशील होगा, समाज प्रगतिशील होगा, क्या होगा? प्रगतिशील। अगर सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी से बहुत फायदे होते हैं कि यहां से यदि समाज प्रगतिशील होगा तो योग्य अधिकारी प्राप्त होंगे, योग्य अधिकारी प्राप्त होंगे, इसके अलावा सैन्य सहायक, सैन्य सहायता में ये काम आएंगे। प्रगतिशील समाज क्या होगा? अच्छा प्रशासन, यानी प्रशासन में सहायक होगा, प्रशासन में सहायक होगा, और सैन्य सहायता, सैन्य सहायता में भी सहायक होगा। तो ये तमाम कारण है। अगर सोसाइटी प्रोग्रेसिव है तो वहां से अच्छे अच्छे प्रशासक निकल के आएंगे, अच्छे अच्छे अधिकारी जो है वहां से निकल के आएंगे, और सैन्य सहायक भी सिद्ध होंगे। तो ये सामाजिक कारण पर हमने चर्चा की। ठीक है, हमारा अगला बिंदु है आर्थिक कारण। क्या चीज? आर्थिक कारण। देखिए, मैंने अभी बात क्या की कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास है, ये आर्थिक विकास जन्म देता है सामाजिक परिवर्तन को। किसको? सामाजिक परिवर्तन को, परिवर्तन को। और ये सामाजिक परिवर्तन अगर होगा तो क्या होगा? सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। इसके अलावा विचारों में परिवर्तन होगा, और इसके अलावा राजनीतिक स्तर में परिवर्तन होगा, राजनीतिक स्तर में परिवर्तन होगा, में परिवर्तन होगा। देखिए, मैंने बोला कि आर्थिक विकास ही सामाजिक विकास को जन्म देता है, और सामाजिक विकास के द्वारा व्यक्ति का जो है क्या? सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, राजनीतिक स्तर में परिवर्तन आता है। तो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति है जो अभी बिल्कुल ना के बराबर कमा रहा है, अचानक वो मान लो आईएएस ऑफिसर बन जाता है और उसकी पेमेंट 2-2.5 लाख रुपए हो जाती है, तो क्या होगी? उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो जैसे ही सुधरेगा तो उसके अंदर ये चेंजेज आएंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि उसका स्टेटस, समाज में स्टेटस बदल जाएगा, अर्थव्यवस्था बदली जैसे उसकी, जैसा जैसे उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बदला, जहां वो अभी ना के बराबर कमा रहा था या 5-10 हजार रुपए कमा रहा था, अचानक वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है और वो 2-2.5 लाख रुपए महीने के कमाने लगता है, तो उसका क्या होगा? सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन होगा, यानी सोशल स्टेटस में चेंज आ जाएगा उसके।
और जैसे ही सोशल स्टेटस में चेंज आ जाएगा तो उसका सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। अभी उनका सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब होता है उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, उनका पहनावा ओढ़ावा सब बदल जाएगा और उसके अलावा उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। अभी उनकी सोच बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी उनकी सोच को पर लग जाएंगे और बाद में जब विचारों में परिवर्तन आएगा तो इसके साथ साथ में उनके राजनीतिक स्तर में भी परिवर्तन आ जाएगा, अर्थात उनकी पॉलिटिकल वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो आर्थिक विकास, ये आर्थिक कारण है। इसके अलावा और कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, आर्थिक अगर समाज प्रोग्रेसिव होगा, यदि समाज प्रगतिशील है तो क्या वो अपना आर्थिक विकास नहीं करेगा? अरे जरूर करेगा भाई। अगर समाज प्रोग्रेसिव है तो क्या करेगा? देखिए, प्रगतिशील समाज ये सब आपस में बहुत ही इंटरकनेक्टेड बिंदु हैं। प्रगतिशील समाज क्या करेगा? आर्थिक, अब वो क्या वो प्रगतिशील समाज है, क्या वो अपना आर्थिक विकास नहीं करे? आर्थिक विकास करेगा। प्रगतिशील समाज आर्थिक विकास करेगा, और आर्थिक विकास में वो क्या क्या करेगा? तो देखिए, आर्थिक विकास के अंदर वो व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा शिल्प को बढ़ावा देगा, शिल्प को बढ़ाएगा। विज्ञान को बढ़ाएगा। और आप जानते हैं कि मगध में एक शासक हुआ अजातशत्रु, उसने इसी विज्ञान के तहत, अर्थात विज्ञान, नवीन टेक्नोलॉजी और जो विज्ञान को जब बढ़ावा मिला तो इसी के तहत उसने दो हथियारों को उसने निर्माण किया। और वो हथियार कौन है जानते हैं ना आप? वो कौन है? एक है महाशिलाकंटक और एक रथमूसल। यानी इसी विज्ञान को जब बढ़ाया गया तो इसी विज्ञान के चलते दो हथियारों का निर्माण, यानी आप यहां पर यहां लिख लीजिए, नए हथियारों का निर्माण। और जब वैज्ञानिकता बढ़ेगी तभी तो कर पाएंगे। जैसे कौन कौन से? एक महाशिलाकंटक और एक कौन है? रथमूसल। ये दोनों किसने निर्माण किए थे? अजातशत्रु ने। रथमूसल। जब सोच में वैज्ञानिकता आएगी तभी तो ये हो पाएगा प्रगतिशील समाज। और उससे सोच में वैज्ञानिकता किसके आएगी? तो समाज अगर प्रोग्रेसिव होगा तभी तो, सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी तभी तो ऐसा होगा। तो नए हथियारों का निर्माण, अजातशत्रु ने ये दोनों हथियार विकसित किए थे। महाशिलाकंटक, आपने वो बाहुबली मूवी देखी है? ये रथ के आगे एक चक्र ऐसा घूमता रहता है, सभी जो लोग उसमें आते हैं वो कट जाते हैं, यानी सबको काटता जाता है। और एक वो रथमूसल क्या है? जो पत्थर फेंक के मारा जाता है। तो ऐसे नवीन हथियारों का निर्माण भी हो रहा है। तो इसका मतलब है प्रगतिशील समाज है वो अपना आर्थिक विकास करेगा। आर्थिक विकास के साथ साथ में क्या करेगा? व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, शिल्प को बढ़ाएगा, विज्ञान को बढ़ाएगा, नए हथियारों का निर्माण करेगा। इसके साथ ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आर्थिक, इसके अंदर हमने कहा खनिज आता है, कृषि है, फिर इसके बाद में क्या है? परिवहन है, व्यापारिक, खनिज है, कृषि है, परिवहन है, व्यापारिक वो है, फिर शिल्प है, फिर तकनीक है। ये सब क्या है? ये आर्थिक के अंतर्गत आते हैं। और इससे होगा क्या? इससे होगी अर्थव्यवस्था मजबूत। क्या होगी? इन तमाम साधनों से क्या होगी? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था
क्या होगी? मजबूत होगी, मजबूत होगी, मजबूत होगी। और जब ये अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो इससे क्या होगा? ये इनका प्रशासन अच्छा होगा, प्रशासन। इसके अलावा स्थायी सेना रख पाएंगे, स्थायी सेना। ठीक है, तो ये आर्थिक, देखिए सब कुछ पैसा ही तो है। आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना है तो बिना आर्थिक विकास के उसका संभव नहीं है। यानी बिना पैसे के किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ तो पैसे पर ही निर्भर है ना। तो आर्थिक विकास हो किससे रहा है? तो उनके आर्थिक विकास में कौन कौन सी चीजें हैं? आर्थिक विकास में, तो आर्थिक विकास में कौन कौन सी चीजें हैं? ये हैं, खनिज आ जाएंगे, कृषि आ जाएंगे, परिवहन आ जाएंगे, व्यापारिक गतिविधियां आ जाएंगी, गतिविधियां, गतिविधियां हैं ये। ठीक है, गतिविधियां आ जाएंगी, शिल्प आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और जब इनसे क्या होगा? इनसे जब आर्थिक उसमें वृद्धि होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तो प्रशासन अच्छा होगा, स्थायी सेना होगी। तो ये तमाम बिंदु हैं जो हम आर्थिक विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला बिंदु है धार्मिक विकास। क्या चीज? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या क्या है? देखिए, धार्मिक कारण के अंतर्गत सबसे पहली बात, जब समाज प्रगतिशील हुआ तो इन्होंने अपने पुराने कर्मकांडों को छोड़ दिया। क्या कर दिया? तो पुराने कर्मकांडों को छोड़ दिया। प्रगतिशील समाज ने, प्रगतिशील प्रगतिशील समाज ने अपने पुराने कर्म कांडों को छोड़ दिया। इसकी जगह पर उन्होंने उपयोगितावादी धर्म और उपयोगितावादी व्यवस्था को अपनाया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने बलि, पशु बलि, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, पर प्रतिबंध लगा दिया। श्रमण परंपरा से निकले, श्रमण परंपरा से निकले नूतन एवं वैज्ञानिक धर्म, नूतन एवं वैज्ञानिक धर्म, बौद्ध धर्म, वैज्ञानिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया। अपनाया। तो ये धार्मिक कारण है। अब इससे क्या हुई? जो यज्ञ हवन वगैरह होते थे, यज्ञों में जो पशुओं की जो बलि दी जाती थी, अब उस पर जब प्रतिबंध लग गया तो क्या हुआ? यानी पशुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई। क्या हो गई? बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इससे क्या हुआ? पशुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। क्या? वृद्धि, वृद्धि। ये पशुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। और आप देखिए, अथर्ववेद में एक लेख मिलता है। देखिए, यहां पर नोट डाल के मैं बात कर रहा हूं। क्या चीज? नोट। अथर्ववेद में
अंग तथा मगध, अंग तथा मगध को व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। व्रात्य क्षेत्र, व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। व्रात्य क्षेत्र का मतलब होता है निम्न कुल का क्षेत्र, निम्न कुल का क्षेत्र। ये व्रात्य क्षेत्र का मतलब होता है निम्न कुल का क्षेत्र। अब निम्न कुल का क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि यहां पर सब शूद्र वर्ण के ही लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। निम्न कुल के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि ये लोग वैदिक संप्रदाय, जो सभ्यता है, जो वैदिक संस्कृति है, इससे ये इसके प्रभाव में नहीं है। क्या चीज? अर्थात वैदिक संस्कृति को नहीं मान रहे हैं, और इसीलिए आर्य लोग इनको अनार्य कह रहे हैं। अर्थात अंग और मगध वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अनार्यों का क्षेत्र कहा जाता है। क्या चीज? इसका मतलब होता है अनार्यों का क्षेत्र। क्या चीज? अनार्यों का क्षेत्र। तो एक कारण ये भी है कि अथर्ववेद में इस तरीके से एक लेख मिलता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी इस चीज को आगे समझाता हूं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर प्रगतिशील समाज है तो अपने पुराने कर्मकांडों को उसने छोड़ दिया, बदले में उसने उपयोगितावादी धर्म और उपयोगितावादी व्यवस्था को अपनाया। अब ये समाज रूढ़िवादी नहीं रहा, कट्टर, धार्मिक रूप से कट्टर नहीं रहा, और इसके अलावा पशु बल पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर जब यज्ञ और हवन आदि में जब पशु बल दी जाती थी तो इस परंपरा पर रोक लगा दी गई, और जब पशुओं की बलि रुक गई तो क्या हुआ? पशुधन बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? पशुधन बढ़ने लगा। और इसके अलावा इन लोगों ने जो कर्मकांडी जो धर्म था उसकी जगह पे इन्होंने श्रमण परंपरा से निकले बौद्ध और जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। और मैं जो बात यहां कह रहा हूं इसको आगे आगे समझा रहा हूं। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक हेडिंग बना लेते हैं, वैदिक संस्कृति के प्रभाव में न आना बोल रहे हैं। अर्थात जो ये मगध है ये वैदिक संस्कृति के प्रभाव में नहीं था। आप मैंने बोला कि अथर्ववेद में, अभी जो मैंने लाइन लिखी थी वही यहां पर रिपीट कर रहा हूं, अथर्ववेद में अंग तथा मगध को व्रात्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? व्रात्य क्षेत्र कहा गया है, कहा गया है। देखिए, जो ये व्रात्य क्षेत्र है, क्या व्रात्य क्षेत्र, व्रात्य क्षेत्र का मतलब है यहां पर निम्न कुल का क्षेत्र। क्या चीज? निम्न कुल का क्षेत्र। मैंने बोला है यहां पर निम्न कुल का क्षेत्र से तात्पर्य ये नहीं कि यहां पर शूद्र वर्ण के लोग रह रहे हैं। निम्न क्षेत्र कुल के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि यहां पर रहने वाले लोग वैदिक परंपरा से दूर हैं, वो वैदिक संस्कृति को नहीं मान रहे हैं। और अगर वो वैदिक संस्कृति को नहीं मान रहे तो इसीलिए आर्य लोग इन लोगों को अनार्य कह रहे हैं। अर्थात वैदिक संस्कृति को न मानने वाले, और इसीलिए इन्हें अनार्य कहा गया। क्या कहा गया? अनार्यों का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? वालों का क्षेत्र, अनार्यों का क्षेत्र। और ये अनार्य कह कौन रहा है? तो आर्य लोग कह रहे हैं ऐसा कि अंग और मगध के लोग जो हैं वो अनार्य हैं, अर्थात जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता है। देखिए, हमारे यहाँ एक समस्या है बड़ा है। अगर आप किसी से प्रश्न करें कि भाई नास्तिक कौन, तो कहेंगे जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। ये गलत परिभाषा है। भगवान को ना मानने और मानने से नहीं, नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों को सत्ता के रूप में नहीं मानता है, जो वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानता है। ठीक है, तो नास्तिकौ वेद निंदका।
क्या बोला गया है? नास्तिका वेद निंदका, अर्थात नास्तिक लोग वो हैं जो वेदों की निंदा करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, मैंने बोला ना, एक लाइन मिलती है आपको, नास्तिको वेद निंदका, वेद निंदका, मतलब नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों को सत्ता के रूप में नहीं मानते, प्रमाण के रूप में नहीं मानते, जो वेदों की निंदा करते हैं वो नास्तिक है। और ये बौद्ध और जैन क्या है? ये नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन देखिए, जब आप नास्तिक दर्शन पढ़ेंगे, जब आस्तिक दर्शन पढ़ते हैं तो वहां हम सठ दर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सांख्य दर्शन कपिल का है, ठीक है, योग पतंजलि का है, वहां पढ़ते हैं। फिर न्याय किसका? गौतम का, वैशेषिक है, न्याय है, वैशेषिक है, फिर उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, ये 60 दर्शन पढ़ते हैं। इन 60 दर्शनों को हम वहां आस्तिक दर्शन बोलते हैं। जबकि हम नास्तिक दर्शन भी पढ़ते हैं, तो नास्तिक दर्शनों में मुख्यतः 3 दर्शन पढ़े जाते हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इनमें से चारवाक जो है वो घोर नास्तिक है। क्या चीज? क्योंकि उनकी तो थीम ही अलग है, उनका तो मानना ही कुछ अलग है। क्योंकि मैं कुछ बातें उनके विषय में बोल के आगे अपने लेक्चर पे आ रहा हूं। वो क्या कहते हैं, चारवाक लोग कहते क्या है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कह रहे हैं जब तक जियो मौज मस्ती से जियो, चाहे उधार लेके घी पियो, क्योंकि एक बार जब मृत्यु के बाद आपकी देह को चिता पर लिटा करके आग लगा दी गई और आपकी ये देह जलकर राख हो गई, भस्मीभूत हो गई, तो आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा कौन जानता है। इसलिए उनका तो मानने अलग है। वो तो बिल्कुल हेडोइज्म पे बात करते हैं, सुखवाद पे बात करते हैं। कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो तब तक शान से जियो, चाहे उधार लेकर घी पियो। और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, मृत्यु के बाद एक बार चिता में जब आग लग गई तो उसके बाद आपका पुनर्जन्म होगा नहीं होगा कौन जानता है। ऐसे ही चारवाक लोग और क्या कहते हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, कह रहे हैं पियो पियो इतनी पियो कि जब तक जमीन पर न गिर जाओ। और उत्थाय चा पुनः पीत्वा, कह रहे हैं फिर उठो पुनर्जन्म न विद्यते, और फिर पियो क्योंकि पुनर्जन्म होता ही नहीं। तो इस तरीके की कंसेप्ट लेकर के चले चारवाक दर्शन में, जिसे हम घोर नास्तिक दर्शन कहते हैं। मेरा मुद्दा यहाँ चारवाक दर्शन पढ़ाना नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन हमको मगध में दिखाई पड़ेगा, ये भी नास्तिक दर्शन है भैया। ठीक है, ये भी नास्तिक दर्शन है। और ये चारवाक, बौद्ध और जैन ये नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो अथर्ववेद में इनको क्या कहा गया? निम्न कुल का कहा गया। वैदिक संस्कृति को न मानने वाला कहा गया, अर्थात इन्हें अनार्यों, ये जो क्षेत्र है इसे अनार्यों का क्षेत्र बोला गया। किसे? अंग और मगध को। ये अंग और मगध को अनार्यों का क्षेत्र। और अगर ये अनार्य हैं तो ये वेदों को क्यों मानेंगे? और अगर ये वेदों को नहीं मानेंगे तो क्या है? फिर वेद निंदका है, क्या है? नास्तिक है। मैंने बोला ना कि वेदों को जो प्रमाण के रूप में न माने, वेदों की जो सत्ता को स्वीकार न करे, वो नास्तिक है। वो नास्तिक नहीं होता कि जो भगवान को न माने। भगवान को मानने न मानने से नास्तिकता सिद्ध नहीं होती है। नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों को सत्ता के रूप में नहीं मानता है। अर्थात ये अगर अनार्य है तो ये वेदों को क्यों सत्ता के रूप में, प्रमाण के रूप में मानेंगे? इसीलिए तो ये अनार्य है। और अगर अनार्य है तो फिर ये वेद निंदका है, क्योंकि यहीं से श्रमण परंपरा के दोनों ग्रंथ, दोनों धर्म कौन? बौद्ध और जैन निकले हुए हैं। तो ये अब वैदिक संस्कृति में एक चीज और दिखाई पड़ती है। देखिए यहां पर नोट एक देखिए, वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ब्याज पर ऋण, ब्याज देना या लेना, ब्याज पर धन देना और जल मार्ग, जल मार्ग, जल परिवहन, जिसको आप बोलते हो जल परिवहन को पाप माना गया है। क्या माना गया है? पाप माना गया है। अर्थात एक चीज आप सोचिए, आज आप किसी भी देश को देख लीजिए, वो विश्व बैंक से कर्ज ले रहा है, वो
एडीबी जो चाइना की बैंक है, एनडीबी जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, विश्व बैंक है, ऐसा कौन सा देश है जो इन बैंकों से कर्ज नहीं ले रहा? और कर्ज लेकर क्या कर रहे हैं? वो अपने आप विकास के कार्य कर रहे हैं। पूंजी, और जब विकास का कार्य होगा तो क्या होगा? पूंजी निर्माण होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को, किसी राज्य को पूंजी निर्माण करना है तो उसे लेन देन तो करना ही पड़ेगा। ब्याज पर धन लेना, ब्याज पर धन देना, ये तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा, मगध के लोगों ने इन नदी मार्गों का बखूबी इस्तेमाल किया, बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ऐसी कनेक्टिविटी बन गई थी। अगर किसी को मगध से अंग जाना है, किसी को मगध से चंपा जाना है, किसी को कौशल जाना है, काशी जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो ये नदी जल मार्गों का इस्तेमाल किया गया। और केवल ये पहुंच को ही सुलभ नहीं बना रहे हैं, किसी व्यक्ति के आवागमन को ही सुलभ नहीं बना रहे हैं, बल्कि इन नदी मार्गों के द्वारा जो है क्या मतलब ये व्यापार भी हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यापार भी फल फूल रहा है, तभी तो ये मगध चरम पे पहुंच रहा है। लेकिन वही वैदिक संस्कृति में ब्याज पर ऋण देना, धन देना, अर्थात पूंजी निर्माण करना। धन देना मतलब क्या है? अगर आप लेन देन नहीं करेंगे तो पूंजी निर्माण कैसे होगा? पूंजी निर्माण करना और जल परिवहन, अर्थात नदियों को पार करना, समुद्र को पार करना, ये सब पाप माना गया। अगर ये मगध के लोग इसी पाप पुण्य में पड़े रहते तो क्या ये महाजनपद, जो एक जनपद था, एक छोटा सा जनपद था, जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद से मगध राज्य बना, और फिर ये मगध राज्य से मगध साम्राज्य बनेगा। तो अगर ये इसी पाप पुण्य में पड़े रहते, ये नदी मार्गों का बेहतरीन उपयोग नहीं करते, पूंजी निर्माण नहीं करते, तो क्या ये एक साम्राज्य का रूप धारण कर पाता मगध? यही कारण है कि मगध जो है एक साम्राज्य बना, क्योंकि इसने इन परंपराओं से हटके काम किया। और भले ही इसको अनार्यों का क्षेत्र कहा गया, आर्यों के द्वारा कहने के लिए, तो यहाँ पर किसी ने किसी को छोड़ा है क्या? कहने के लिए तो कहा जाता है कि किशोर दा का गाना था कि सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो कहने के लिए तो कोई किसी को छोड़ता नहीं। अरे तुम्हारे अनार्य कह देने से क्या फर्क पड़ेगा? मगध ने अपना डेवलपमेंट किया है, मगध ने अपना जो विकास किया है, जो जनपद से महाजनपद में तब्दील हुआ, महाजनपद से राज्य बना और राज्य से साम्राज्य बना। अगर वो ये पाप पुण्य के खेल में पड़ा रहता तो शायद वो ये विकसित होकर के सबसे अग्र नहीं हो पाता, सबसे आगे नहीं आ पाता। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये धार्मिक कुछ चीजें हैं जिन पर मैंने चर्चा की, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक कारण है नवीन तकनीकी एवं विधि का उपयोग। क्या चीज? नवीन तकनीकी एवं विधि का उपयोग। नवीन तकनीकी एवं विधि का उपयोग, देखिए आप ऐसे समझिएगा, अपनी समझ को इस तरीके से विकसित करिएगा कि ये अपने धार्मिक, मैंने कारण बताया, धार्मिक विकास हो रहा है इनका। ये कर्मकांडी, पुराने कर्मकांडों को त्याग रहे हैं, उपयोगितावादी धर्म और व्यवस्था को अपना रहे हैं। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, अरण्यक लिखे जा रहे हैं, उपनिषद लिखे जा रहे हैं। अर्थात ये सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, और ये समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन ला रही है, ताकि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके और अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके। तो अब अगर इनका धार्मिक विकास होगा, और मैंने अभी जब समाज आर्थिक विकास पर मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने क्या कहा था कि आर्थिक विकास से ही जन्म लेता है सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन से जन्म किसका होता है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन का होता है। तो आप ये मत देखिएगा कि मैंने सांस्कृतिक कारण नहीं गिना है। सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब है कि आपके रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान में परिवर्तन आना, पहनावा ओढ़ावा में जो परिवर्तन आना। तो वो जैसे ही मैंने चर्चा की थी कि सामाजिक परिवर्तन के अंदर ही आता है, ठीक है, तो अलग से उस पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये नवीन तकनीकी एवं विधि का उपयोग, देखिए
अब मगध वालों ने कौन सी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की? हाँ की थी ना, अभी तो मैंने बताया। उन्होंने वैज्ञानिकता का भरपूर फायदा उठाया अजातशत्रु ने, और महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नए हथियारों का निर्माण किया। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में जो राजा है उसके रथ के आगे एक गोल गोल चक्र ऐसा घूम रहा है, और जो भी सैनिक आते हैं कट जाते हैं, मतलब काटते हुए चल रहा है। और एक और उपकरण आपने देखा होगा, वहां हथियार देखा होगा कि पत्थर का भारी भारी शिला को फेंक रहे हैं, तो पत्थर को फेंकने वाला रथमूसल और महाशिलाकंटक जो आदमियों को काट रहा था। तो ये नवीन जो हथियार हैं ये क्या है? वैज्ञानिकता के ही तो प्रमाण है। अभी नई टेक्नोलॉजी का क्या? देखिए मगध जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ये गंगा, फिर सोन और चंपा, इन तीन नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी के बीच का क्षेत्र, के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। और बड़ नेचुरल है कि जब इन नदियों में बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के बाद जब बाढ़ उतरती है, अर्थात नदी पुनः, बाढ़ आने का मतलब क्या है? नदी जब अपने बेसिन से ऊपर होकर बहने लगती है, और जब बाढ़ उतरती है अर्थात नदी अपने बेसिन में चली जाती है, तो होता क्या है, मिट्टी की एक नई लेयर बिछा देती है, जिसे हम खादर बोलते हैं। यानी बाढ़ के द्वारा मिट्टी की एक नई परत पड़ जाती है, जिसे हम खादर कहते हैं। खादर बहुत ही उपजाऊ होती है, और जल भराव की स्थिति देखी जाती है। जब ये उपजाऊ क्षेत्र, अब जब यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखी जाती है, तो यहाँ पर जो पैदावार किस चीज की होगी? तो पैदावार यहाँ पर किसकी हो रही है? पैदावार हो रही है धान की। किसकी? धान की। लेकिन दिक्कत यह है कि मगध में इससे पहले जो धान की वो कौन सी विधि थी? वो छिटकवा विधि। यहां पर जो धान की विधि थी, धान की छिटकवा विधि, छिटकवा विधि प्रचलन में थी। कौन सी? छिटकवा विधि प्रचलन में थी, प्रचलन में थी। धान की छिटकवा विधि प्रचलन में थी, अर्थात धान को ऐसे लिया, छीट दिया, और अपने आप जो पौध निकल आए। इसमें क्या होता था कि कभी कभी पौधे बहुत घने घने हो जाते थे, तो उसमें जब पौधे ज्यादा घने हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो ऐसे में क्या होता है, उत्पादन बहुत कम होता है। तो धान की छिटकवा विधि प्रचलन में थी। अब मगध वाले कर क्या रहे हैं? तो इसके स्थान पर मगध ने रोपाई विधि का इस्तेमाल किया। क्या की? रोपाई यानी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, नवीन विधि को लेकर के आए, नवीन तकनीकी को लेकर के आए, रोपाई विधि। कौन सी? रोपाई विधि। तो रोपाई विधि आप जानते हैं, रोपाई विधि में क्या होता है? पहले धान को छिटक के एक पौध तैयार कर ली जाती है, जिसे शायद लोकल भाषा में बेड़ बोलते हैं। तो पहले पौध तैयार कर ली जाती है या बेड़ तैयार कर ली जाती है, बाद में वहां से पौधे निकाल कर एक सर्टेन डिस्टेंस बना करके उनको रोपा जाता है। तो इस रोपाई से क्या है कि एक तो पौधे जो है दूर दूर हो जाते हैं, और रोपाई विधि से लगा हुआ एक पौधा 10 पौधों के बराबर जो है उत्पादन देता है। तो इन्होंने किया क्या कि धान की जो छिटकवा विधि प्रचलन में थी, मार्क माई सेंटेंस, छिटकवा विधि, पहले कौन सी विधि थी? ये छिटकवा विधि, ये प्रचलन में थी। अब इसके स्थान पर मगध ने रोपाई विधि का प्रयोग किया। क्या चीज? इसके स्थान पर मगध ने रोपाई विधि का प्रयोग किया। अब जब रोपाई विधि का प्रयोग किया तो इससे हुआ क्या? धान का उत्पादन बढ़ गया। क्या हो गया? धान का उत्पादन बढ़ गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह कम है, मैं अगले उस पे जो है बताता हूं। देखिए मगध में पहले जो धान की कृषि होती थी वो कौन सी थी? तो छिटकवा विधि थी, छिटकवा विधि। अब इस छिटकवा विधि की जगह पर क्या गया? तो आ गई अब रोपाई विधि। क्या आ गई? मगध के लोग नवीन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नवीन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोपाई विधि। और रोपाई विधि अभी मैंने चर्चा की कि पहले धान को छिटक करके एक पौध तैयार कर ली जाती है, बेड़ तैयार कर ली जाती है, उसके बाद उस पौध, वहां से अलग अलग पौधे निकाल के
रोपाई कर दी जाती है। और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या होगी, उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। क्या हुई, भारी वृद्धि हुई। और आप जानते हो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर धान सबसे ज्यादा पैदा, जो फसल सबसे ज्यादा पैदा होती है वही फसल वहां उस राज्य का मुख्य भोजन बनती है। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई इसलिए धान, धान और धान से ही क्या निकलेगा, तो चावल। इसलिए धान यानी चावल जो है राज्य का मुख्य भोजन बना, राज्य का मुख्य भोजन बन गया, मुख्य भोजन बन गया। यानी चावल जो है वो राज्य का मुख्य भोजन बन गया। आप आज भी बिहार या पश्चिम बंगाल जब जाते हैं तो वहां जगह जगह आपको मच्छी भात खाते हुए लोग दिखेंगे। क्या चीज, मछली भात या फिर दाल चावल। तो ये प्रचलन है, अर्थात आज भी जो है हमारे देश में चावल जो है वो मुख्य भोजन बना हुआ है बहुत सी राज्यों में। ठीक है, तो जब चावल राज्य का मुख्य भोजन बना तो इससे हुआ क्या, बन गया, इससे ये हुआ कि पहली बात, हर गरीब अमीर को भोजन की जो उपलब्धता थी वो सुनिश्चित हो गई। क्या हो गई, प्रत्येक गरीब अमीर, प्रत्येक गरीब अमीर को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई, सुनिश्चित हो गई। हर गरीब और अमीर को भोजन मिल गया, और भोजन चावल के रूप में मिला। ठीक है, अब इस चावल ने सबसे ज्यादा जो असर डाला, वो असर किस पे डाला, तो इस चावल ने सबसे ज्यादा जो असर डाला वो महिलाओं पर डाला। क्या चीज, इस चावल ने सबसे ज्यादा असर महिलाओं पे डाला, महिलाओं पर डाला। अब महिलाओं पर चावल ने असर डाला, थोड़ा अजीब नहीं लगता, डाला क्यों, क्योंकि इस चावल का जो माड़ होता है, वो माड़ जो होता है वो गर्म होता है, और चावल बिना माड़ निकाले अगर चावल महिलाएं खाती हैं तो उनकी प्रजननशीलता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, प्रजननशीलता, अर्थात निषेचन बढ़ जाएगा। तो इस चावल ने सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर डाला और उनकी प्रजननशीलता को बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, उनकी प्रजननशीलता को बढ़ा दिया, और बट नेचुरल है कि अगर प्रजननशीलता बढ़ेगी तो फिर वहां पर लोगों की जनसंख्या में वृद्धि देखी जाएगी। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई, भारी वृद्धि हुई। अब चावल मार निकालने वगैरह अगर चावल महिलाएं खाती हैं तो उनकी प्रजननशीलता बढ़ जाती है, और अगर प्रजननशीलता बढ़ेगी यानी निषेचन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि देखी जाएगी। अब अगर किसी राज्य में अचानक जनसंख्या वृद्धि देखी जाएगी तो होगा क्या उससे, तो होगा ये कि यहां पर श्रम सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एक और रिजल्ट निकलेगा कि होगा क्या, तो श्रम सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रम सस्ता हो जाएगा, श्रम सस्ता हो जाएगा, अर्थात लेबर चार्ज जो है, अरे भाई जहां पर आप 2 मजदूर आप तलाश कर रहे हो वहां पर 20 आदमी खड़े हैं कि साहब हमको काम पर लगा लीजिए, तो लेबर चार्ज तो कम हो जाएगा ना। तो क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ गई, अब जनसंख्या बढ़ी तो श्रम सस्ता हो गया, और साथ में एक काम और हुआ, अगर श्रम सस्ता हुआ तो साथ साथ में मार्केट में डिमांड बढ़ गई। क्या हो गई, मांग में वृद्धि हो गई, यानी बाजार में मांग की वृद्धि हो गई, बाजार में डिमांड बढ़ गई। क्या चीज, डिमांड बढ़ गई।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा अब राज्य में अगर जनसंख्या बढ़ी होगी और साथ में राज्य में हमने बोला कृषि अधिशेष की स्थिति पाई गई, क्या चीज, उपजाऊ भूमि थी बहुत बड़ी मात्रा में। अब नवीन टेक्नोलॉजी, जब नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ तो धान के उत्पादन में वृद्धि हो गई, अर्थात फसल के उत्पादन में कृषि अधिशेष की स्थिति बन गई, अर्थात आवश्यकता से अधिक धान पैदा होने लगा। अब अगर यहाँ कृषि अधिशेष की स्थिति बनी, कौन सी बनी, कृषि अधिशेष की स्थिति, तो कृषि अधिशेष की स्थिति अर्थात जितनी उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के खाद्यान्न आपूर्ति के लिए आवश्यक अनाज था उससे कहीं ज्यादा अनाज हो रहा, तो उसके अलावा वो भंडारण भी कर रहे हैं, भंडारण के अलावा वो क्या करेंगे, फिर बेचेंगे, निर्यात करेंगे, व्यापार करेंगे, तो कृषि अधिशेष की स्थिति हुई। अब कृषि अधिशेष की स्थिति हुई, अगर ज्यादा सरप्लस हो रहा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा तो क्या होगा, अब ऐसे में राजा को टैक्स ज्यादा मिलेगा, भाई उत्पादन के हिसाब से तो मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा। अब अगर टैक्स ज्यादा मिलेगा तो राजकोष भरेगा, क्या होगा, राजकोष भरेगा या बढ़ेगा, जो भी आप कहना चाहो। और अब जब राजकोष बढ़ जाएगा तो राजा क्या करेगा, अब वो स्थायी सेना रखेगा, क्योंकि स्थायी सेना रखने से दो फायदा हो जाएगा। एक तो यहाँ के ही लोगों को, अब अगर मगध में सेना की भर्ती करना है तो क्या कोई दूसरे अवंती के लोगों को थोड़ी भर्ती करेगा, पहले मगध को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये राजकोष बढ़ेगा तो क्या करेगा, स्थायी सेना का निर्माण करेगा। और कैसा, वेतन के आधार पर, ताकि वो वेतन दे, क्योंकि अब उसको जब टैक्स भारी मात्रा में टैक्स मिलेगा तो वो सेना रखेगा और सेना को वेतन दे सकेगा। स्थायी सेना का निर्माण करेगा, स्थायी सेना का मगध जो है निर्माण करेगा। तो क्योंकि राजा को टैक्स ज्यादा मिलने लगा, कृषि अधिशेष की स्थिति पाई गई। अब वही जो जनसंख्या, अभी हमने 2 मिनट पहले बात की कि जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्यों कि चावल ने महिलाओं की प्रजननशीलता को बढ़ा दिया, निषेचन बढ़ा, और निषेचन बढ़ने से क्या हुआ, भारी जनसंख्या पाई गई। अब भारी जनसंख्या से कई चीजें निकल के आ रही, कनेक्ट हो रही। एक तो श्रम सस्ता हो गया, यानी लेबर चार्ज सस्ता हो गया, दूसरे मार्केट में डिमांड जनरेट हो गई, और तीसरी बात वही लोग सेना में भर्ती होने लगे, क्या होने लगे, अब यही लोग स्थायी सेना का निर्माण करेंगे। यानी राजा जो क्या करे, अब कृषि अधिशेष की स्थिति पाई गई तो राजा को टैक्स ज्यादा मिलेगा, राजकोष बढ़ेगा तो राजा क्या करेगा, स्थायी सेना रखेगा, और स्थायी सेना में वो यही जो जनसंख्या बढ़ी है मगध की, इन्हीं को तो लेगा, तो स्थायी सेना का निर्माण करेगा। अब अगर स्थायी सेना का निर्माण करेगा तो इससे मतलब क्या, इसके पूर्व में स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, हाँ यस, यानी नोट में फिर डालिए, पहले अस्थायी सेना हुआ करती थी, अस्थायी सेना होती थी जिसका निर्माण वहां की समिति, वहां की सभा या समिति युद्ध के दौरान करती थी, युद्ध के दौरान करती थी। कहने का मतलब है जब कबीलाई सिस्टम था, आपने देखा होगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन मिलता है, दासराग युद्ध, और दासराग युद्ध में भरत जन कबीला है, उसका राजा है सुदास, जिसके गुरु हैं वशिष्ठ, और विपक्ष में 10 कबीले हैं और उनके गुरु हैं विश्वामित्र। 10 कबीलों में अनु है, ध्रुव है, यदु है, पुरु है, तुर्वस है, अनल है, वैशाणिक है, पक्त है, शिव है, इस तरीके से 10 कबीले हैं और उनके गुरु कौन है, उनके गुरु है विश्वामित्र। तो इन दोनों के बीच में एक दासराग युद्ध होगा परुष्णी नदी के किनारे, किसके, परुष्णी नदी, जिसे आज की डेट में रावी नदी कहते हो। तो और इस परुष्णी नदी के किनारे जब युद्ध होगा और ये युद्ध में राजा सुदास विजयी होगा। मैं यहाँ पर युद्ध नहीं
युद्ध पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं ये बता रहा हूं कि उन दिनों होता क्या था। उन दिनों जो अस्थायी सेना होती थी उसका निर्माण वहां की सभा या समिति अपने में से एक को मुखिया बना देती थी, एक को राजा चुन लेती थी, और युद्ध तक के लिए वो अस्थायी सेना रहती थी, और युद्ध के खत्म होने के बाद स्थायी सेना खत्म कर दी जाती, अस्थायी सेना खत्म कर दी जाती, यानी स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के दौरान बनाई गई, युद्ध के दौरान आपातकाल में बनाई गई सभा और समिति के द्वारा एक व्यक्ति को राजा चुन लेना और उसके द्वारा बनाई गई अस्थायी सेना, उस अस्थायी सेना को मलेशिया कहा जाता था। यानी अस्थायी सेना जो है, अस्थायी सेना जो होती थी उसे क्या कहते थे? मलेशिया कहते थे। क्या कहते थे? मलेशिया। यानी अस्थायी सेना यानी मलेशिया, और वो अस्थायी सेना क्या, जैसे युद्ध खत्म होता था वो सेना खत्म कर दी जाती थी। अब मगध ने क्या किया कि इसके पास चूंकि कृषि अधिशेष की स्थिति हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसके अलावा राजा को टैक्स ज्यादा मिला, उसका राजकोष बढ़ा, तो राजकोष बढ़ने के बाद में अपने उन लोगों को रोजगार भी तो देना है, तो उसने क्या किया, सेना में स्थायी सेना को, वो जो है स्थायी सेना का निर्माण कर रहा है। वेतन आधारित है। कैसी है? वेतन आधारित है। वेतन पर जो है वो स्थायी सेना का निर्माण कर रहा है, ऐसे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और अपने लोगों, अब ये मलेशिया की स्थिति जो है वो खत्म हो गई। यानी अब जो है राजा इस स्थिति में आ गया कि वह स्थायी सेना रख सके। ठीक है, तो ये कारण थे। नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया मगध के लोगों ने, कृषि अधिशेष की स्थिति बनी। ये तमाम ऐसे कारण हैं जिन कारणों ने मगध को अन्य महाजनपदों से अलग कर दिया, और मगध इतनी तेज गति से प्रोग्रेस किया, इतनी तेज गति से प्रोग्रेस किया कि एक जनपद महाजनपद में बदला, और महाजनपद राज्य में, और राज्य जो है आगे चलकर जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएगा तो एक साम्राज्य में तब्दील हो जाएगा। और मगध ने इतना क्यों किया, ये इतना विकास अकेला मगध ही क्यों कर पाया? क्या अन्य राज्यों में, अन्य महाजनपदों में काबिल राजा नहीं थे? नहीं थे। यहां पर एक जगह है अवंती। अवंती में एक राजा हुआ करता था चंड प्रद्योत, बहुत ही काबिल था, बहुत ही प्रतापी राजा था। यहाँ एक काशी है, काशी का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कौन? प्रसेनजीत, बहुत ही काबिल राजा है। यहाँ पर वत्स है, वत्स का राजा उदयन होता था। ठीक है, या उदयन बोलते हैं। तो उदयन जो चंड प्रद्योत का दामाद भी बाद में बनेगा। तो ये क्या राजा काबिल नहीं थे? राजा काबिल थे, लेकिन इनके साथ वो समस्त चीजें नहीं थी। यानी केवल काबिल होना ही विकास का कारण नहीं है। इनके पास में ये तमाम स्थितियां जैसे नहीं थी, इस कारण जो है मगध अन्य सबको जो है, अन्य सबसे जो है अलग हट करके जो है एक साम्राज्य के रूप में तब्दील हुआ। क्योंकि मगध के पास प्राकृतिक सुरक्षा है, अन्य के पास नहीं है। मगध के पास नदी मार्ग के द्वारा जल परिवहन प्रणाली विकसित हुई, अन्य राज्यों के पास नहीं है। मगध ने अन्य राज्यों के साथ कनेक्टिविटी जो है स्थापित की, वो अन्य राज्यों के पास संभव नहीं हो पाया। तो इस मैप के माध्यम से मैंने, और आपको अलग से मैप बना बना करके मैंने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा जनपद महाजनपद बना, और महाजनपद फिर कैसे में राज्य में, और राज्य साम्राज्य में बदलेगा। तो ये थी मगध के उत्कर्ष की पूरी कहानी। मुझे आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा। और फिर एक बार पुनः मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, हमारी मेहनत आपको अगर दिखे, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा? तो हम भविष्य में आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लेके आए, इसलिए बेहतर है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।